हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में उच्च शिक्षा प्रणाली में जो 2018 से लेकर 16 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उनको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि इसके बीच में जितने भी प्रश्न जो है आपको कराए जाएं ये उच्च शिक्षा प्रणाली के, वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। महत्वपूर्ण ये वीडियो इसलिए है क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। कब से? 2018 से लेके 2016 के बीच में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अधिदेश में क्या क्या सम्मिलित है, उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि क्या क्या शामिल है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, पहला और आपका तीसरा और चौथा, यानी कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान देना, ये भी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिदेश में सम्मिलित है। उसके बाद जो तीसरा है विश्वविद्यालयों में शोध केंद्रों को आर्थिक सहायता देना, ये भी उसके अंदर है। और जो यहाँ पे चौथा दिया गया है विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का प्रबंधन करना, ये भी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिदेश में सम्मिलित है। तो यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है उस समय के करंट अफेयर से पूछा गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 से लेकर 2016 के जितने भी क्वेश्चन है उच्च शिक्षा प्रणाली के, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये उस समय का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि नागरिक चार्टर एक उपकरण है जो किसी संगठन को बनाता है। तो यहाँ पर बताना, इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। पहला जो है पारदर्शी, दूसरा है उत्तरदायी और चौथा है अभिगम्य। तो नागरिक चार्टर एक उपकरण है जो किसी संगठन को पारदर्शी, उत्तरदायी और अभिगम्य बनाता है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति पद के चुनाव में मत देने का पात्र जो है किस स्थिति में नहीं हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। वह राज्य विधानसभा का एक मनोनीत सदस्य अगर होता है तो उस स्थिति में जो है किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति पद के चुनाव में मत नहीं दे सकता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में से है। इन बताना है, यहाँ पे कुछ विश्वविद्यालय दिए गए हैं और हमें बताना है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग 2018 के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय में से सर्वोच्च विश्वविद्यालय कौन से हैं, इन में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर पहला जो है आपका राइट हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि QS वर्ल्ड रैंकिंग 2018 में इन जितने भी विश्वविद्यालय दिए गए हैं इनमें से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में से है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद में आती है। आपको बताना है। इसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो है राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 ए और सी के बाद। ए है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद सी जो है आपका चीन। तो इन दोनों के बाद जो है हमारा जो भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली है ये इसके बाद आता है। किसके, किन देशों के बाद? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें PhD कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है। हमें बताना है कि जो प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप है
इन चारों विकल्पों में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, आईआईटी के लिए और आईआईएससी के लिए जो है प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप। अगर इसमें जो है हम पीएचडी करते हैं, इन पीएचडी कार्यक्रम में इनरोल होते हैं, तो इन विद्यार्थियों के लिए जो है प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप है आईआईटी और आईआईएससी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा जा रहा है कि विपक्ष का नेता उन समितियों का सदस्य होता है जो चयन करती है। यहां पर इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी आपका राइट हो जाएगा, ए बी और सी। केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का और जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, विपक्ष का नेता उन समितियों का सदस्य होता है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का सदस्य होता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का सदस्य होता है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष का जो है यह सदस्य होता है। आपको याद रखना है। ऑप्शन 2 क्या हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा जा रहा है कि जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है, इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। बी और डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। और उसके बाद डी जो दिया गया है, यह एक और बजटिंग नवनिवेश होता है। आपको याद रखना है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा जेंडर बजटिंग के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं, बताना है हमें। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और बी। ए और बी आपका राइट हो जाएगा। सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अन्वय अभिवृत्ति। बी जो है आपका कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं। तो ये दोनों बाधाएं आती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन जो है 2018, 2017, 2016 के बीच में पूछे गए हैं उच्च शिक्षा प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष जो है यानी कि विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष या विजिटर का जो है इसको पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना है किसको। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष या विजिटर का पुरस्कार प्राप्त है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। तो देखिए आज के संदर्भ में भी जो जितने भी करंट अफेयर पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा उच्च शिक्षा प्रणाली में, जिससे कि जो तत्कालिक जितने भी आपके विश्वविद्यालय से संबंधित क्वेश्चन है उसको मैं कवर कराऊंगा, क्योंकि इनमें एक आध क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकर ढांचा NIRF के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, मिरिंडा हाउस दिल्ली। आपको याद रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकर ढांचा NIRF के अनुसार इन चारों विकल्पों में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त है। तो मिरिंडा हाउस दिल्ली को, मिरिंडा हाउस जो है ये कॉलेज है और इसको जो है आपका सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान प्राप्त है 2017 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से है। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा के लक्ष्य के बारे में कुछ दिया गया और हमें बताना है कौन कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ए, और उसके बाद आपका हो जाएगा बी, और उसके बाद है आपका सी,
और डी और ई जो है ये सभी जो है उच्च शिक्षा के लक्ष्य हैं। पहला जो है अधिगम, अधिगम का मतलब क्या है, सीखना, लर्निंग करना, और साम्या, और सी जो दिया गया है गुण एवं प्रकर्ष, और ई है प्रासंगिकता, और ई है मूल्य आधारित शिक्षा। तो ये जो है भारत में उच्च शिक्षा के कुछ लक्ष्य हैं, आपको याद रखना है। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है, आपको बताना है। भ्रष्टाचार शब्द के संबंध में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ए, बी, सी और डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, सी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा। तो यहाँ पे ये चारों आपका सही हो जाएंगे। किसके संदर्भ में, भ्रष्टाचार शब्द के परिधि के अंतर्गत जो है ये सभी आते हैं। पहला जो है आपका सरकारी पद का दुरुपयोग, बी जो है आपका नियमों, कानूनों और मानकों के विचलन, और सी जो दिया गया है यहाँ की जब कार्रवाई आवश्यक हो तो कार्रवाई न करना, और यहाँ पे डी जो दिया गया है लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। तो ये सभी जो है भ्रष्टाचार शब्द की परिधि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 3 क्या है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, बताना है आपको इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य का जो है राज्यपाल जो होता है उसको जो है संसद के स्वीकृति प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं, आपको बताना है। उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन कौन सा सही हो जाएगा हमारा। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, और सी जो है शिक्षा का वस्तुकरण, और डी दिया गया है शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण जो है वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं, अवगुण के बारे में बताना है। तो शिक्षा में जो अभिजात्य को बढ़ावा देना, यानी कि जातिगत तौर पे जो है शिक्षा देना, फिर उसके बाद शिक्षा का वस्तुकरण, और उसके बाद डी जो दिया गया शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। तो ये सभी जो है अवगुण है उच्च शिक्षा में वैश्वीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। यहाँ पर उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी जो है राइट आंसर है आपका बी, सी और डी। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है। वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं, वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं, वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही है आपका डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा तत्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होता है। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है। देखिए इसी प्रकार के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्टेटमेंट टाइप में आपको कई सारे उसके संदर्भ में स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको बताना रहेगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है उस क्वेश्चन के संदर्भ में सही हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और डी। ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, और डी दिया गया है नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम जो है निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होता है। तो राज्य विधानसभा को भंग किया जाना और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। तो यहाँ पर ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के संदर्भ में। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सदा आचरण
प्रयत्न पद पर रहता है, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी स्टेटमेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति पद की जो है शपथ दिलाते हैं, तो ये जो है सदा हमेशा जो है अपने पद पे प्रयत्न रहते हैं, यानी राष्ट्रपति के जो है शपथ लेने से पहले क्वेश्चन में यही बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सदा आचरण प्रयत्न पद पर रहता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, बी तथा सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी और सी। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और यहाँ पर सी जो दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। तो ये दो स्टेटमेंट जो है आपका सही है यहाँ पे, इन चारों में से आपको याद रखना है, बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया था, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत के उच्चतम न्यायालय जो है आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC को जो है असंवैधानिक घोषित किया था भारत के उच्चतम न्यायालय ने। ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर, पहला जो ऑप्शन क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल या मौलिक कर्तव्य हैं, आपको बताना है। यहाँ पे इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पहला ABC, A, B और C जो है आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। पहला जो है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, B जो है आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, और C जो है माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये तीनों जो है मूल रूप से मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। इसके संदर्भ में जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, C और D जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही संवैधानिक निकाय है, ठीक है। यहाँ पे ये सी आपका राइट है। फिर डी जो दिया गया यह एक चिंतन कोष यानी कि थिंक टैंक है। नीति आयोग के संबंध में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे जिसमें से सी और डी जो है आपका स्टेटमेंट सही है। यह न तो संवैधानिक निकाय यानी संविधान के द्वारा इस निकाय को बनाया गया है और न ही संवैधानिक निकाय है। यहाँ पे 2 बार ये आपका टाइप हो गया लेकिन आपका सही है। और डी है आपका यह एक चिंतन कोष यानी कि थिंक टैंक है, यानी कि ये प्लानिंग करती है अगले 10 साल या 5 साल के लिए और कुछ प्लानिंग करती है किसी विकास कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मूल्य को बढ़ावा दिया गया है। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है और आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ए और बी। ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास में अवदान और विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण, ये दोनों आपका राइट हो जाएगा। उच्च शिक्षा की
संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस केंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है? तो राष्ट्रीय विकास में अवदान और विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवणताओं का संपोषण, ये जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2016 के भारतीय अनुस्थिति निर्धारण के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला था? आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला था। क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2016 के भारतीय अनुस्थिति निर्धारण के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला था? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह औपचारिक शिक्षा की पूरक है और बी जो है इससे शिक्षा की लागत जो है घट जाती है और डी जो दिया गया है इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्रकार की औपचारिक शिक्षा होती है और इसके साथ साथ बी जो दिया गया है इससे शिक्षा की लागत जो है घट जाती है और इससे शिक्षा तक पहुंच लोगों की बढ़ जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है आपका भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में। तो यहां पर ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं? आपको बताना है। उसके संदर्भ में जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, बी और सी जो है ये संवैधानिक निकाय है। पहला जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और सी जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ACTI, ये सभी जो है संवैधानिक निकाय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी सही नहीं है। A, B, C, D इनमें से कोई भी जो है राज्यसभा के संबंध में कथन जो है सही नहीं है। पहला जो है आपका उससे वही शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को है, ये भी गलत है आपका स्टेटमेंट। यह मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, ये भी गलत है आपका। और इसके साथ यह धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, ये भी गलत है। और इसे आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। तो ये चारों जितने भी स्टेटमेंट हैं वो राज्यसभा के संबंध में जो है गलत हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 4 क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके संदर्भ में यहाँ पे कथन दिए गए हैं कुछ। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका पहला ए, उन्हें विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ए स्टेटमेंट राइट है। और यहाँ पे पहला, यहाँ पे नीचे ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये कूट के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है, कूट के अंतर्गत हैं। और इसमें से हमारा पहला क्या हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें ए दिया गया है, उन्हें विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन मामलों में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत पक्षकार को सुनवाई का पालन अवश्य किया जाना चाहिए, यहाँ पर बताना है आपको। इसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। ए, बी और डी जो है किसी कर्मचारी को पदच्युति, और बी जो दिया गया है नगरपालिका का निष्प्रभावीकरण, और यहाँ पे डी जो है किसी विद्यार्थी या किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से किन मामलों में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का जो है पालन अवश्य किया जाना चाहिए। तो इन तीनों के संदर्भ में किसी कर्मचारी की पदच्युति के अंतर्गत, और बी जो है आपका नगरपालिका का निष्प्रभावीकरण,
उसके अंतर्गत, और डी जो है आपका किसी विद्यार्थी या किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक स्थिति में। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए ये सभी जो है उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो है 2018 से लेकर 2016 के बीच में पूछे गए हैं। मेरा काम था कि इन क्वेश्चन को एक तरफ करके, यानी कि सभी यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको एक जगह करके अलग अलग यूनिट वाइज जो है उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि उच्च शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप देख सकते होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के थे कि जिसमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उसके संदर्भ में नीचे कुछ कूट दिए जाते हैं, 4 कूट दिए जाते हैं, और आपको बताना रहता है क्या ए बी सही है, क्या बी सी सही है, क्या ए बी सी डी सही है। तो इस प्रकार से 4 विकल्प बना दिए जाते हैं और आपको बताना रहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन जो है 2018 से 16 के बीच में पूछे गए हैं। तो आप कोशिश करिएगा, आपने जो भी बुक्स परचेज की होगी फर्स्ट पेपर के लिए, तो उसमें इसी प्रकार के प्रश्नों की आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करिएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व है, वो भी व्याख्यात्मक सॉल्व है, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, तो आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट हुआ होगा कोई क्वेश्चन को लेकर, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो अगर कोई गलती हुई है या कोई समस्या है किसी प्रश्न में, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर कोई क्वेरी है आपकी, कोई समस्या है, तो उसके बारे में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दूसरे दोस्तों के साथ। और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।